स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। इसमें हम देखने वाले हैं अगत तंत्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर गर्विश और दोषिविश। अगर हम इसके वेटेज की बात करें तो इससे एक एसएक्यू या फिर एक एलएक्यू और एक एमसीक्यू तो गारंटेड आने वाला है। यानी कि ये 6 मार्क्स का या फिर ये 11 मार्क्स का आने वाला है। यानी कि इसका अच्छा खासा वेटेज हो जाता है। तो वैसे तो ये चैप्टर बहुत सरल है, लेकिन कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और वे गर्विश को दोषिविश में या फिर दोषिविश को गर्विश में लिखाते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में इस कन्फ्यूजन को पूरी तरह से दूर करने वाले हैं। साथ ही हम इन दोनों को ट्रिक के माध्यम से याद करा देंगे। और इस लेक्चर में हम गर्विश और दोषिविश के चाहे लक्षण हो, चिकित्सा हो या श्लोक हो, ये सभी टॉपिक मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। तो हमारा पहला टॉपिक है गर्विश। इसकी निरुक्ति को हम इसके नाम से ही याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको गर को ग्र धातु में कन्वर्ट करना है और अलग से अच प्रत्यय लगाना है। यानी कि ग्र धातु प्लस अच प्रत्यय, इन दोनों को मिलाकर गर्विश की निरुक्ति हुई है। गर से ही आपको याद करना है निगल, गर से ही आपको याद करना है निगल, यानी कि गर्विश का मतलब हुआ निगलना। तो जो अपना गर्विश है वो एक प्रकार का संयोजक विष है, यानी कि दो चीज़ों को मिक्स करके बना है। और इसका जो विपाक है वो कालांतर यानी कि देरी से होता है, यानी कि ये देर से पचता है, इसीलिए तुरंत मृत्यु नहीं करता, यानी कि जल्दी प्राण घातक नहीं होता है। क्योंकि ये देरी से पचता है इसीलिए शीघ्र प्राण घातक नहीं होता, यानी कि जल्दी मृत्यु नहीं करता है। अभी आपने अगत तंत्र में दो प्रकार के विष पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा स्थावर, दूसरा पढ़ा होगा जांगम। लेकिन जो अपना गर्विश है ना, ये दोनों प्रकार के विष में नहीं आता है। ना तो ये स्थावर विष है और ना ये जांगम विष है। यानी कि इन दोनों के अलावा एक अलग ही प्रकार का विष है जो एक संयोजक विष है, यानी कि दो चीज़ों को मिक्स करके बनता है, उसको ही हम गर्विश कहते हैं। क्योंकि ये देर से पचता है, यानी कि इसका पाचन जल्दी नहीं होता, इसलिए जल्दी मारता भी नहीं है, यानी कि शीघ्र प्राणघातक भी नहीं होता है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि गर्विश के श्लोक को आप कैसे याद रख सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत आसान सी ट्रिक है कि 3 बार तो आपको गर ही लिखना है, गर संयोग, गर संज्ञ और गर प्रथम। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गर संज्ञ के आगे आपको लिखना है चान्यत। बस आपकी पहली लाइन तो हो गई। दूसरी लाइन कैसे याद कर सकते हैं? क्योंकि इसका विपाक देरी से होता है तो आपको क्या जोड़ना है? कालांतर विपाक। तो देर से मृत्यु होती है, यानी कि देर से प्राण को हरता है, तो प्राणों को हरते से आपको याद करना है तदासु हरत सून। तो आपको ये श्लोक बहुत आसानी से याद रह जाएगा। क्या होगा श्लोक इसका? गर संयोगज, चान्यत, गर संज्ञक और गत प्रथम। तो पहली लाइन आपको याद रह गई। दूसरा क्लांतर विपाकित्वात् तदासु हरित सून। तो आप इसको 2 बार पढ़ोगे और इस चीज़ को ध्यान रखोगे तो आपको इसका श्लोक बहुत ही आसानी से याद रहेगा। मान लीजिए आपने सब्सटेंस ए मिलाया और फिर सब्सटेंस बी मिलाया, दोनों मिलाकर बना गर्विश और इसका प्रभाव देरी से होगा और बीमारी कॉज करेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गर के ऐतिहासिक कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पेज बढ़ाने के लिए है। इसमें लिखा है कि एनिमल वेस्ट हो गया, ऐसे द्रव्यों का भस्म हो गया जिनके जो वीर हैं वो विरुद्ध हैं, मंद वीर वाले विष हो गए, इन सबको मिलाकर बना है गर्विश। और जो शत्रु लोग होते थे वो भोजन के साथ इसको मिलाकर खिला देते थे ताकि लोगों को नुकसान पहुंच सके। तो जो स्त्रियां होती थी वो कभी कभी अपने पसीने को, मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड को या फिर शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को भोजन में मिलाकर खिला देती थी। क्यों? क्योंकि वे अपने पति को या फिर अपने प्रेमी को वश में करना चाहती थी। तो ये ऐसे ही है, आप इसको ऐसे ही पढ़ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गर्विश के लक्षण। ये आपको याद नहीं रहते, मैं आपको एकदम ट्रिक के माध्यम से आसान से याद कराना। ये बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन लोगों को याद नहीं रहता। पेपर के टाइम आपको यही नहीं याद रहता कि हमें लिखना क्या है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा गर्विश का मतलब क्या होता है? निगलना। तो मान लीजिए आपने गर्विश को निगल लिया, तो गर्विश निगल लिया तो कहाँ जाएगा? स्टोमक में। स्टोमक को हिंदी में क्या बोलते हैं? उदर रोग। अभी आपने गर्विश निगला है, स्टोमक में गया तो क्या करेगा? उदर रोग से ग्रस्त कर देगा आपको। और उदर रोग में क्या करेगा? जठराग्नि यानी हमारी पेट की अग्नि को मंद कर देगा। अब पेट की अग्नि मंद हो गई तो क्या होगा? पेट में गैस बन जाएगी, यानी कि पेट फूल जाएगा, आद्यमान वगैरह कर देगा, यानी कि पेट में गैस बन जाएगी। अभी आपने गर्विश निगला है, जठराग्नि मंद हो गई, पाचन सही से नहीं होने वाला, यानी कि पाचन सही से नहीं होगा तो आपका क्या हो जाएगा? एनर्जी लो हो जाएगी। अब पाचन सही से हो नहीं रहा है तो आपकी एनर्जी लो हो जाएगी। अब एनर्जी लो हो गई तो आप क्या करेंगे? आप आलसी हो जाएंगे, यानी कि शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएंगे और साथ ही मानसिक कमजोर, यानी कि मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाएंगे। अभी इतना कुछ किया है तो कुछ ऑर्गन को भी तो डैमेज करेगा। तो कैसे ऑर्गन? जैसे हृदय रोग हो गया, यकृत यानी लीवर हो गया, प्लीहा हो गया, इन सबको डैमेज करने वाला है। अभी यकृत में कोई दिक्कत आई तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? जॉन्डिस, यानी कि पीलिया।
तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा, पांडुवर्ण का। और एनर्जी तो है नहीं, तो शरीर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रश यानी कि पतला, यानी कि दुबला। तो अभी बताओ, आपको ये सारे लक्षण याद नहीं रहेंगे। और एक विशेष लक्षण है क्या, कि जो ऐसा रोगी होता है ना, वो रोगी सपने में क्या देखता है, गीदड़ को, बिल्ली को, नेवले को देखेगा, जलाशय जो सूख गया है, सूखे वृक्ष, ये सबको देखता है। तो नेक्स्ट यही चीज है, आप देखो आपने क्या किया, गर्विश को निगल लिया, तो क्या हुआ, रोगी उदर रोग से ग्रस्त हो गया, यानी कि पेट में प्रॉब्लम हो गई उसको। जठराग्नि मंद हो गई, जाहिर सी बात है, पेट फूलने लगेगा, कमजोरी हो जाएगी, तो क्या होगा, हाथ पैर में सूजन आ जाएगा, शरीर और मन दोनों प्रकार से कमजोर हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, और क्या होगा, ऑर्गन में क्या दिक्कत आएगी, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, यकृत यानी कि लीवर और प्लीहा में प्रॉब्लम आ जाएगी, और श्वास काश ज्वर तो कॉमन ही है, तो आराम से हो जाएगा। बाकी जो मेन है वो है कि रोगी सपने में गीदड़, बिल्ली, नेवला, सूखे वृक्ष और जलाशय को देखता है। देखो कितना आसान है, शरीर पांडुवर्ण का क्रश हो जाता है, कितनी आसान है, आपको मैंने आसानी से याद करा दिया। तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, गर्विश की चिकित्सा। अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा, गर्विश को लोग ना चुपके दे देते थे, उनकी स्त्रियां दे देती थी, शत्रु देते थे। तो मान लो कोई गर्विश का पेशेंट आया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पूछेंगे भाई किसके साथ खाया, कब खाया, क्या खाया, ऐसे डायग्नोस होगा। नेक्स्ट अभी आपको पता चलेगा कि गर्विश का पेशेंट है, यानी कि उसने गर्विश को निगल लिया है। तो क्या करेंगे, अब गर्विश को बाहर निकालना है, तो अपने पास क्या ऑप्शन है, वमन यानी कि वोमिटिंग। वोमिटिंग के लिए आपको कुछ ना कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा, तो क्या खिलाएंगे, ताम्र भस्म, क्या यानी कि अपना जो तांबा होता है ना, तांबा, उसका भस्म देंगे। अब भस्म वो नॉर्मल तो खा नहीं पाएगा, तो आपको तांबे के भस्म को किसके साथ देना है, मधु यानी कि शहद के साथ। तो क्या हो जाएगा, हृदय की शुद्धि हो जाएगी। अभी हृदय में प्रॉब्लम है, आपने पढ़ा था ना कि हृदय की धड़कन वगैरह बढ़ जाती थी गर्विश से। तो हृदय की शुद्धि के लिए आपको क्या कराना है, वमन कराना है, किसके साथ, तांबे की भस्म और मधु, क्योंकि वो ऐसे तो खा नहीं पाएगा तांबा भस्म। अभी आप ही बताओ, आपने वमन करा दिया, यानी कि वोमिटिंग करा दी, सारा विष क्या बाहर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा ना कुछ तो बच जाएगा। अभी उसको शांत करना है, यानी कि उसका समन करना है। तो समन कैसे करेंगे, अब अच्छी वाली भस्म देंगे ना, तांबे की भस्म नहीं चलेगी, तो आपको क्या देना है, सोने की भस्म, सोने की भस्म यानी कैसा, स्वर्ण भस्म। अभी आप उसमें मधु मिलाया था, इसमें आपको शक्कर, मधु ये सब मिलाएगा। अगर आपने ये मिला दिया तो क्या होगा, जो बचा हुआ विष है ना, उसका भी नाश हो जाएगा, यानी वो भी शांत हो जाएगा। अभी इतना करने के बाद आप उसको कुछ मेडिसिन भी तो देंगे, यानी क्या देंगे, फार्मुलेशन। फार्मुलेशन क्या, नागदंती घृत हो गया, मूर्वा गुड़ोची आदि चूर्ण हो गया, कबूतर का मांस हो गया, ये सब। नेक्स्ट ऐसे ही लिखा है, देखो रोगी से आपको पूछना है कि किसने दिया, कब दिया, कितना मात्रा में खाया। साथ ही हृदय शुद्धि के लिए आपको हवन कराना है, किसके द्वारा, तांबे के भस्म को मधु के साथ। और गर्विश के समन के लिए आपको स्वर्ण भस्म, शर्करा, मधु ये सब मिलाकर देना है। लक्षण के अनुसार चिकित्सा देखें तो मान लो कुछ प्यास होगा, काश होगा, हिक्का होगा, ज्वर होगा, तो आपको मकोए का साग लेना है, उसको घी या त्रिफलों में भून लेना है, उसको दे देना है। मान लो आपको त्वचा रोग हो गया, तो क्या करेंगे, चंदन शरीर में लगाया नहीं जाता, चंदन को, रेणुका को, ये सबको पीस कर लेप करना है। बाकी ये फार्मुलेशन वगैरह देना है आपको। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है दूसी विष। तो दूसी विष की भी निरुक्ति आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि दूसी से आपको याद करना है दूस धातु और अच प्रत्यय लगाना है। ऋच आप याद कर पाए तो याद कर लें, नहीं तो आपको इतना ही लिख देना है कि दूस धातु प्लस अच प्रत्यय लगाकर दूसी विष बना है। इसका अर्थ क्या होता है, इसके नाम से याद कर सकते हैं, दूसी यानी कि दूषित करने वाला। अभी आपने गर्विश में क्या पढ़ा था कि ना है तो स्थावर विष है और ना ही वो जंगम विष है, इन दोनों में से वो कोई भी नहीं है। लेकिन जो अपना दूसरी विष है ना, वो स्थावर, जंगम, ये कृत्रिम, ये तीनों विष ही है, बस क्या है, वो पुराना हो गया है और वो पच गया है और वो निर्वीर हो गया है, यानी कि कम वीर वाला हो गया है। तो वैसे ही लिखा है, देखो दूसरी विष जो है दूस धातु में इडिच अच प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ होता है दूषित करने वाला। और ये क्या है, स्थावर, जंगम और कृत्रिम विष का वो अंश है जो शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, और जो हम औषधियाँ वगैरह खाते हैं उनसे वो निर्विष हो जाता है और शरीर में ही पड़ा रहता है। अभी आप सोचोगे कि उस शरीर में पड़ा कैसे रहता है, पच क्यों नहीं जाता, तो पचता क्यों नहीं पता है आपको, जो हमारा कफ होता है ना, वो दूसरी विष को घेर लेता है, यानी कि आवरण कर लेता है उसको, यानी कि वो छिपा लेता है, जिसके कारण वो पच नहीं पाता है। तो क्या हुआ कि जो विष है ना, वो कफ से आवर्त हो जाता है, यानी कफ के द्वारा घिर जाता है और शरीर में वर्षों तक पड़ा रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी विष है क्या, पारद यानी कि मरकरी, सीसा यानी कि लेड, और संख्या यानी कि आर्सेनिक। जो आप पढ़ा होगा आपने ना, वही है, दूसरी विष कुछ अलग से नहीं है, बस वही है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी विष का निदान। निदान का मतलब होता है कॉज, यानी कि दूसरी विष हो किससे रहा है। तो दूसरी विष होने का कारण क्या है, प्रतिकूल देश। प्रतिकूल देश का मतलब है जो हमारे शरीर के अनुकूल ना हो। दूषित काल यानी कि कैसा,
कोल्डी वाइंड यानी कि ठंडी हवा चलना, बादल का घिरा रहना। नेक्स्ट निदान क्या है? अहितकर अन्न यानी कि जो हमारे शरीर के लिए हितकर ना हो। दिन में सोना भी कारण है, क्रोध और श्रम भी करना कारण है। नेक्स्ट है पूर्व रूप। पूर्व रूप से आप क्या समझते हैं? यानी कि ऐसे लक्षण जो बीमारी होने से पहले ही होते हैं। यानी जैसे कि आप ये सोचो, आपको ज्वर होने वाला है। ज्वर होने वाला होगा तो आपको पहले से नहीं पता चल जाता? आपके शरीर दर्द करने लगता है, शरीर में भारीपन आ जाता है, नींद बहुत लगती है, जम्हाई आती है। ये सभी लक्षण तो हैं, यानी कि बीमारी होने से पहले के जो लक्षण हैं उसको ही हम पूर्व रूप बोलते हैं। तो यही है, निद्रा है, गुरुता है, परोवेदन है, रोमांच है, अंगमर्द है, जंभरा है, यही सब तो है दूसरी वृत्ति के पूर्व रूप। तो देखो इसमें सही से लिखा है कि दूषित देश हो गया, काल हो गया, अन्न हो गया, दिवा स्वप्न हो गया, ये सब धातुओं को दूषित करते रहते हैं। नेक्स्ट इसका पूर्व रूप वही हो गया अति निद्रा, गुरुता, परोवेदन, जंभरा, रोमांच, अंगमर्द। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दूसरी विष के लक्षण। अभी आपने पढ़ा कि दूसरी विष क्या होता है, जो शरीर के अंदर पड़ा रहता है यानी कि छिपा रहता है। अभी इन्वायरमेंट ऐसा आ गया, उसके अनुकूल इन्वायरमेंट आ गया, काल आ गया, अन्न आ गया, ये सब आ गए तो क्या हो जाएगा? ट्रिगर हो जाएगा। अभी आप इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझो। मान लो कोई व्यक्ति है, वो सो रहा था चुपचाप, लेकिन आपने जाके उसको छेड़ दिया तो क्या होगा? वो आपके खून का प्यासा हो जाएगा कि अब इसको तो मारना है कैसे भी करके, आपके खून का प्यासा हो जाएगा। सेम ऐसे ही दूसरी विष क्या था? सोया हुआ था, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया? ट्रिगर कर दिया, तो आपके खून का प्यासा हो जाएगा, यानी कि रक्त की दुष्टि करेगा वो। और रक्त की दुष्टि किया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? त्वचा रोग यानी कि स्किन डिसऑर्डर हो जाएंगे आपको। त्रिदोष यानी कि तीनों, वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों को ट्रिगर करेगा, यानी इन तीनों को प्रकोप करेगा। और फिर लास्ट में क्या होगा? प्राणों का नाश कर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्टमेटिक सिम्टम्स, यानी कि जीआईटी ट्रैक्ट, यानी कि हमारे पेट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होगा। तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या हो सकती है? अतिसार यानी कि लूज मोशन, वमन यानी कि वोमिटिंग, आरोचक यानी कि हमको खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। कितना आसान है बताओ। न्यूरोलॉजिकल, नर्वस से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होगी? बेहोशी यानी कि फेंटिंग, उन्माद यानी कि पागलपन। डर्मेटोलॉजिकल यानी कि त्वचा से रिलेटेड क्या होगा? मंडल होगा, कोट होगा, कुष्ठ होगा, प्यास, ज्वर, ये सब के सब लक्षण होंगे। कितना आसान लक्षण है। तो आपने कैसे याद किया? दूसरी विष सोया हुआ था, उसको किसी ने जाकर छेड़ दिया, जिससे क्या हुआ कि वो आपके खून का प्यासा हो गया, यानी कि रक्त की दुष्टि करने लग गया। रक्त की दुष्टि हो गई तो क्या होगा? त्वचा रोग हो जाएगा, तीनों दोष प्रकोपित हो जाएंगे और प्राणों का नाश हो जाएगा। देखो आपको आसानी से याद रह जाएंगे। सेम ही है, चार चरक ने ऐसे बताया कि दूषित रक्त होगा, कोट पैदा हो जाएगा स्किन में, तीनों दोष प्रकोपित हो जाएंगे, मोह, अतिसार, अजीर्ण, ये सब लक्षण होंगे। सेम सुश्रुत जी ने भी यही बताया, मद होगा, विपाक होगा, मंडल, कोट, वमन, सब ऐसे ही आपको लिख देने। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी विष की चिकित्सा के बारे में। तो जो दूसरी विष है इसकी चिकित्सा दो तरह से होती है, ये तो शोधन द्वारा या फिर समन द्वारा। लेकिन ये तो शोधन द्वारा होगा या फिर समन द्वारा होगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि दोषों की स्थिति क्या है, यानी कि जो हमारे वात पित्त कफ हैं उनकी स्थिति क्या है। वो बहुत बढ़े हुए होंगे तो शोधन द्वारा करेंगे, अगर वो बहुत कम होंगे, क्षीण होंगे, तो क्या? समन द्वारा करेंगे। अब प्रतिदिन औषधि हम क्या ले सकते हैं? दूसरी विषारी अगद वगैरह ले सकते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, यदि आपको अगद योग जैसे कि बिल्व आदि, अगद, एक सरगण, विषघन महाकषाय, ये सब याद नहीं है, अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना अगद योग, और मैं आज के आज ही आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट है उपद्रव चिकित्सा। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपद्रव क्या होता है। तो उपद्रव क्या होता है? तो मान लो आपको ज्वर हुआ, लेकिन ज्वर के साथ आपको खांसी हो गई, जुकाम हो गया, तो ये जो ज्वर के साथ खांसी और जुकाम हुआ है ये इसका उपद्रव है। यानी कि जो दूसरी विष के साथ ज्वर, दस्त, हिक्का, अना, शुक्रक्षय, ये सब जो होंगे इनकी भी चिकित्सा हमें करनी चाहिए। अब इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे? दूसरी विष में जो सबसे बेस्ट है वो है गंधक रसायन, तुत्त भस्म, ये सब बहुत ही लाभकारी हैं। नेक्स्ट वही लिखा है कि दूसरी विष की चिकित्सा कर रहे थे, आपने उसको पूर्व रूप यानी कि पहले ही पहचान लिया, तो आप उसको क्या करोगे? अभी आपने क्या देखा था? दूसरी विष जो था ना, उसको कफ ने घेर रखा था, तो आपका पहला काम क्या होगा? आपको कफ को पिघलाना है। कफ का अपना पहला स्टेप क्या होगा? कफ को पिघलाना है। अब कफ को कैसे पिघला सकते हैं? गर्मी द्वारा, यानी कि स्वेदन के द्वारा आपको कफ को पिघलाना है, तभी तो पच जाएगा। नेक्स्ट आपके पास बचा समन और शोधन। ये किस पे डिपेंड करता है?
अगर दोष ज़्यादा हुए तो आपको करना है शोधन। शोधन में क्या करेंगे आप? पंचकर्म, जैसे कि ऊर्ध्वद्वारा वमन, अधोद्वारा विरेचन। समन में आप क्या करेंगे? दूसरी विषारी अगत देंगे, प्रतिदिन सेवन कराएंगे इसका। तो नेक्स्ट लिखे हैं दूसरी विषारी अगत के घटक यानी कि इंग्रेडिएंट। हाँ, यदि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको यदि दूसरी विषारी अगत का, बिल्वादी अगत का, विषघन महाकषाय का, एक सरगण का, इन सब का यदि आपको इंग्रेडिएंट याद नहीं है तो आप कमेंट करना, अगर योग मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट है कंटेम्परी एस्पेक्ट यानी कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ दूषी विष, यानी कि जो दूषी विष आचार्यों ने बताया है उसका मॉडर्न में क्या रिलेशन है। तो जो आयुर्वेद में बोला है दूषित देश, दूषित काल, दूषित तन, वही मॉडर्न में क्या हुआ? दूषित देश का मतलब है पॉल्यूटेड लैंड, यानी कि बहुत पॉल्यूशन जिसमें हो गया है, इंडस्ट्रियल जोन हो गया। दूषित काल का मतलब स्मॉग बहुत होना, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होना, मौसम का बहुत ज़्यादा चेंज होना, ये सब क्या करते हैं? डाइजेशन को डिक्रीज कर देते हैं। दूषित अन्न का मतलब क्या हुआ? जो हम प्रिजर्व फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, अल्कोहल खाते हैं, हाई केमिकल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं, ये सब के सब मॉडर्न है इसका। नेक्स्ट है रोल ऑफ गर्विस इन लाइफस्टाइल डिजीज। तो गर्विस क्या है? जो हम अनइंटेंशनल यानी कि बिना जाने ही जो डेली एक्सपोजर हो रहा है फूड का टॉक्सिन के साथ, यानी कि विरुद्धाहार का, ये सब क्या है? गर्विस ही तो है। विरुद्धाहार में क्या आता है? जैसे कि मान लो हम मटन चिकन के साथ दही खा रहे हैं, कच्चा पक्का खा रहे हैं, मछली के साथ दूध खा रहे हैं, शीत ऋतु यानी कि विंटर में आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक खा रहे हैं, मूली के साथ मिल्क खा रहे हैं, ये सब क्या? विरुद्धाहार है, और इसी को ही गर्विस बोला गया है। इन सब से किस प्रकार की डिजीज होगी? हार्ट अटैक होगा, स्ट्रोक होगा, कैंसर होगा, गृहिणी होगी, टीबी होगा, ये सारी बीमारियां होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं गर्विस और दूसरी विष में डिफरेंस। तो जो गर्विस है वो क्या है? आर्टिफिशियल मिक्सचर है, यानी कि संयोगज विष। दूसरा क्या है? दूसरी विष। दूसरी विष क्या है? ऐसा विष जो शरीर के अंदर डीएक्टिवेट होके पड़ा है, कफ के द्वारा इन्वेलप होके। नेक्स्ट नेचर क्या है इसका? डिलेड टॉक्सिसिटी। जो गर्विस होता है वो टॉक्सिसिटी देरी से करता है। नेक्स्ट दूसरी विष क्या है? वो शरीर के अंदर ही सालों साल पड़ा रहता है। की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पेशेंट क्या? पांडुवर्ण का दिखेगा और क्रस होगा। इसमें क्या होगा? रक्त का प्यासा हो जाएगा, यानी कि ब्लड को विटिएट करेगा, यानी कि ब्लड में दुष्टि करेगा। दूसरा मॉडर्न लिंक की बात करें तो इनकेपेटेबल यानी कि विरुद्धाहार, फूड एडल्ट्रेशन, जो आजकल फूड में एडल्ट्रेशन मिलाए जाते हैं वो सब। नेक्स्ट ये क्या है? दूसरी विष में पॉल्यूशन, क्रोनिक पॉइजनिंग, ये सब है। ट्रीटमेंट क्या है? वमन कराएंगे स्वर्ण भस्म के साथ, स्वेदन शोधन कराएंगे, दूसरी विषारी अगत देंगे। तो यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही आपको अगर योग इन सब का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू।